नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम 24/7। मैं हूं घनश्याम कौशिक। 9:30 बज चुके हैं और 2.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। औपचारिक मतदान छठे दौर का शुरू हुए। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे दौर की वोटिंग जारी। 13 जिलों की 68 सीटों पर 1103 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज। छठे दौर में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। अजीत सिंह, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह की अग्नि परीक्षा। बुलंदशहर में मोमबत्ती की रोशनी में शुरू हुआ मतदान, बाद में हुई बिजली की व्यवस्था। छठे चरण के मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ पुलिस के जवान भी तैनात। और 11 ट्रेड यूनियनों का देशव्यापी बंद आज। ऑटो, टैक्सी, बैंक, कई सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद। लोगों को हो सकती है परेशानी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 9 बजे तक का जो प्रतिशत है मतदान का, वो हम सबके सामने है। अलीगढ़ में 9% मतदान हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में 10% मतदान पहले 2 घंटे का है। ये काफी उत्साह वोटर्स के अंदर सुबह के 2 घंटे में देखने को मिल रहा है। मेरठ में 7% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। आगरा की बात करें तो आगरा में 10.7% मतदान हुआ है। मुजफ्फरनगर में 10% मतदान हुआ है। हाथरस में 8% मतदान हुआ है। गाजियाबाद में 9% मतदान दर्ज किया गया है। प्रबुद्धनगर में 6% मतदान हुआ है। नौ बजे का ये मतदान प्रतिशत हमने आपको दिखाया। अलग अलग जिलों में कितने कितने फीसदी मतदान अब तक हुआ है, जो औसतन अगर हम देखें तो तकरीबन 8 से 9% मतदान सभी 13 जिलों का अब तक हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में भी मतदान जारी है। इस जिले में नोएडा, दादरी, जेवर विधानसभा सीटें आती हैं। सुबह से ही लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। चर्चा हमारी ये थी कि किस तरह से टीम अन्ना यानी कि सिविल सोसाइटी के लोग एक मुहिम चला रहे हैं, और मुहिम ये कि राइट टू रिजेक्ट। आप किसी भी प्रत्याशी को नकार सकते हैं। अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता तो उसे आप कह सकते हैं कि इनमें से किसी को भी मैं अपना मत नहीं देना चाहता। ये व्यवस्था संविधान में की हुई है, लेकिन वो अलग से मुहिम चला रहे हैं कि ईवीएम मशीन के अंदर एक ऐसा बटन लगाया जाए जिससे कि जितने भी ऊपर प्रत्याशी हैं सबको नकारा जा सके, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी किसी को भी मैं नहीं चुनना चाहता, लेकिन अपने मत का इस्तेमाल वो खुद नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल जो कि गाजियाबाद के निवासी हैं, अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया। उनसे जब बात की संवाददाताओं ने तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, गोवा मुझे जाना है, लेकिन मेरा परिवार अपने मत का इस्तेमाल करेगा। आपको वो बयान सुनवाते हैं जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप अपने मत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। सुनिए। ये लोकतंत्र का बहिष्कार नहीं है, मुझे गोवा जाना है, और गोवा अगर नहीं जाना होता तो मैं जरूर थोड़ी बहुत लेट भी आ सकते हैं। नहीं, वो वहाँ पे प्रोग्राम ऑलरेडी लाइंड अप। सर, क्या आपकी फैमिली वोट कास्ट करेगी आज? हाँ, जरूर जाएंगे। लेकिन बस आप नहीं कर रहे हैं, फैमिली करेगी? हाँ, बिल्कुल। सर, आपकी जो टीम अन्ना के कोर कमेटी के मेंबर हैं, बाकी जो है मनीष सिसोदिया जी, कुमार विश्वास जी, वो मनीष सिसोदिया ऑलरेडी गोवा में हैं, वो कल या परसों पहुँच गए थे वहाँ पे। कुमार विश्वास से आप कुमार विश्वास करेंगे बस, मनीष भी लेकिन यहाँ पर नहीं है। 3 लोग तो हैं। तो संकेत आपको नहीं लगता है थोड़ा खराब संकेत जाएगा इससे? नहीं, मुझे अगर वोट डाल देते तो ठीक रहता। सर, क्या है, नाराजगी तो नहीं है आपकी? जिस तरह से तमाम जो बयान आ रहे हैं, नाराजगी तो आप व्यक्त नहीं करना चाह रहे हैं? नहीं, नाराजगी किसके लिए? लोकतंत्र से नाराजगी कैसे हो सकती है? लोकतंत्र का बहिष्कार है या फिर क्या है ये? सवाल तो उनके ऊपर बनता है कि आपने लोकतंत्र का बहिष्कार किया है या नहीं किया है। और पत्रकारों ने पूछा भी उनसे, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का बहिष्कार नहीं है, मेरे पास वक्त की कमी है। लेकिन सवाल यही बनता है कि राइट टू रिजेक्ट ही एकमात्र विकल्प है या फिर इससे हटकर भी विकल्प हो सकते हैं। पीके तिवारी जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि राइट टू रिजेक्ट एक विकल्प हो सकता है लोकतंत्र के अंदर अपने मत की मजबूती की तरफ बढ़ने के लिए। ठीक है कि आपको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आता है तो आप नकार सकते हैं, सभी को नकार सकते हैं, लेकिन क्या ये मात्र एक विकल्प है? अगर सभी
सभी प्रत्याशियों को नकारने लग गए, तो फिर नेतृत्व कौन करेगा? उसके वैकल्पिक व्यवस्था के ऊपर किसी ने अब तक नहीं सोचा है क्या? वैसे ये बात तो सही है कि राइट टू रिजेक्ट अगर हो तो प्रत्याशियों को भी कम से कम एक ये बात तो सामने लगेगी कि उनको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, उनको ये शर्मिंदगी भी देखनी पड़ सकती है। लेकिन जैसा कि ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और इस पर एक बात जो है वो कही गई थी कि राइट टू रिजेक्ट के लिए अभी लोकतंत्र की व्यवस्था में जो परिपक्वता की अपेक्षा की जाती है वो परिपक्वता अभी नहीं आ पाई है। इस लिहाज से अभी राइट टू रिजेक्ट जैसे कॉलम को या बटन को इम्प्लीमेंट करना ये अभी व्यवस्था के लिए प्रायोगिक और व्यावहारिक बात नहीं होगी। इस लिहाज से राइट टू रिजेक्ट की अभी बात नहीं की जा सकती है और इसके आगे आगे जो संभावनाएं बनेंगी, अभी तो हमारे पास बहुत सी ऐसी मंजिलें तय करनी है हमको कि लोगों को शिक्षित करना है। अभी बहुत सी गरीबी का माहौल है, लोगों में इतनी अभी समझ भी नहीं विकसित हो पाई है। कई इलाके इतने पिछड़े हुए हैं कि अभी जात पात और क्षेत्रीयता और भाई भतीजेवाद इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। उनको विकास की अभी परिभाषा, सारी समस्याएं वो फेस करते हैं, उनका सामना करते हैं, झेलते हैं। उसके बाद में जब मौका आता है तो जात पात में फंस करके वोट डाल देते हैं। तो वो राइट टू रिजेक्ट अभी उसके लिए एक सही समय अभी नहीं आया है। घनश्याम जी। जी, विजय किशोर मानव जी, सही समय नहीं है क्या राइट टू रिजेक्ट का? पहले जैसा कि तिवारी जी ने बताया कि शिक्षित करने की जरूरत है, शिक्षा का असर जब लोगों के ऊपर होगा तो शायद वो समझ सकें कि राइट टू रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, या फिर जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, अपने मत का अधिकार जो उन्हें मिला हुआ है उसकी ताकत कितनी है। तो इन सब चीज़ों से पहले क्या बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो करनी है, और आपकी नज़र में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, एजुकेशन तो सबसे पहली बात है कि कोई ऐसा कायदा नियम हम बनाएं जो जिसे हमें लगता है कि वो ठीक होगा। पर जैसे राइट टू रिजेक्ट या राइट टू रिकॉल का भी जो नियम है वो किसी एक आध देश में है और सारी दुनिया है आपके सामने, लोकतंत्र तमाम और हैं, पर वहाँ ऐसा कुछ है नहीं। मेरा ये कहना था कि जब हम पार्टी सिस्टम में काम करते हैं तो ऐसे में राइट टू रिजेक्ट का कोई बहुत मायने नहीं हुआ, क्योंकि एक इलाके में कुछ लोग किसी से नाखुश हैं और एक पार्टी का कैंडिडेट है तो वो हल्का फुल्का रिजेक्शन होगा, क्योंकि एक जगह रिजेक्ट होगा, 24 जगह नहीं रिजेक्ट होंगे उसके, तो पार्टी तो बनी रहेगी। तो पार्टी अगर ऐसे लोगों को न भेजे, न प्रत्याशी बनाए जो लोग रिजेक्शन के लायक हों, तो अभी भी ये स्थिति बहुत आसानी से हो सकती है। तो दिक्कत यह है कि चुनाव सुधारों में जिन और बड़ी बातों की आवश्यकता है, देखिए, जो आरोपी है वो अभियुक्त नहीं है और कानून अभी जो चुनाव के हैं उनमें कोई भी व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है, जो सजा याफ्ता नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है। जो कानून है उन्हीं के तहत अभी चुनाव लड़ रहे हैं लोग। वो आपको लगता है कि दागी छवि के हैं, अपराधी हैं, और हो सकता है कि समाज के तमाम लोगों को ये पता है कि वो ऐसे ही हैं, पर ये सच इसलिए नहीं है कि कानून तो अपनी सच को अपने ढंग से ही देखेगा। अगर चुनाव के जो कानून हैं उन पे वो खरा है, भले ही उसकी छवि कैसी भी हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून, चुनाव आयोग उसे मना नहीं कर सकता। नहीं, तब ये मना कर सकेगा जब पार्टियां ही अपने ऐसे लोगों का चुनाव करें जिनको हम लेके आएंगे। देखिए, अगर एक पार्टी आप देखते हैं, अगर 30% लोगों ने सबने दे रखा है, तो राइट टू रिजेक्ट अगर आप करेंगे भी तो वो पार्टियां बनी रहेंगी ना। उन पार्टियों का वर्चस्व, जिसने 30% दे रखा है, 26% दे रखा है, 36% दे रखा है, अगर वो रिजेक्ट भी हो जाए तो पार्टी पोजीशन लगभग एक ही तरह की बनी रहेगी रिजेक्शन के बावजूद। तो इसका मतलब यह है कि इस सबका बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। वही पार्टियां आएंगी जिनकी मनोवृत्ति में बहुत फर्क नहीं है, वही तो अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, वही अपराधियों को टिकट दे रही, वही चीज हम उठाने चाहेंगे। आंकड़े भी मेरा ये कहना है कि इस पे नैतिक दबाव और पार्टियां आपस में कंसेंसस बना के और ये चुनाव आयोग में इस तरह के नियमावली बनाने में मदद करें कि हम ऐसे लोगों को भी नहीं देंगे जिनके ऊपर इस तरह के आरोपों की बौछार, जिनमें भरमार हो।
हो सकता है कि सामान्य तरह के आरोप हो भी सकते हैं जो एक दूसरे के लोग द्वेष में लगाते हैं, राजनीतिक द्वेष है इसके तहत लगा देते हैं, लेकिन हत्याओं के, लूट के, अरबों रुपए माफियागिरी में पैदा करने के ऐसे जो आरोप हैं उन लोगों को आपस में कंसेंसस बना के पार्टियों को मना करना चाहिए, तो रिजेक्शन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वही चीज़ है कि ठीक है आप कंसेंसस बनाएं वो कि हम ऐसे प्रत्याशी नहीं बनाएंगे ऐसे लोगों को, लेकिन विजय जी ऐसा भी होता है कि एक उदाहरण मेरे पास है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दी जाती है, फिर वो जनता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। दिल्ली पुलिस के मोस्ट वांटेड हैं, 51 से ज़्यादा हत्या के केसेस उनके ऊपर लगे हुए हैं, वो जाकर निगम पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, चुनकर आते हैं, फिर और अपने इलाके में रहते भी नहीं हैं, इलाके में आएंगे तो पुलिस दबोच लेगी, लेकिन वो निगम पार्षद हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये व्यवस्था, आखिर इस व्यवस्था के अंदर आम मतदाता कब तक जकड़ा रहेगा, क्यों मजबूर रहेगा कि हम एक अपराधी को जो कि जिसके ऊपर इतने केसेस लगे हुए, ठीक है कि वो अभियुक्त नहीं है, आरोपी है, लेकिन फिर भी आरोपी तो है, कम से कम 51-52 केसेस लगना किसी के ऊपर, आरोपी होना 51 से 52 मामलों में कम नहीं होता है। शायद जनता के समझने के लिए काफी है कि ये वाकई में अपराधी है। विजय जी देखिए, चुनाव सुधारों की कोई भी प्रक्रिया अचानक और यूं ही नहीं हो जाएगी। हमें तकलीफ है किसी व्यक्ति से, हम जानते हैं कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो कितना अच्छा नहीं, थोड़ा कम अच्छा है या बहुत खराब है, इन दोनों में भी उसमें कोई फर्क नहीं है अगर वो सजा उसे नहीं हुई है और उसका बैन नहीं लगा। कानूनी स्थिति जो आज की है चुनाव लड़ने या न लड़ने की या चुनाव के अयोग्य होने की, वो स्थिति जब तक बदले नहीं, और उसे कौन बदलेगा? उसे चुनाव आयोग को ये अधिकार तो है नहीं कि वो अपने सारे कानून अपने हिसाब से बना ले, और फिर उसे पालन कौन कराएगा? स्वाभाविक है कि वो सरकार जिसमें भी कोई पार्टी होगी जो रूल कर रही है, पार्टियां रूल कर रही हैं, और जो अन्य पार्टियां जो विपक्ष में हैं, अगर उनका भी समर्थन नहीं मिले। देखिए, अगर कोई निर्दलीय आदमी गुंडा बदमाश है और वो ऐसे सबको धमका के कुछ कर रहा है, तो भी पार्टियां आपस में जोड़ करके ऐसे लोगों को बाहर कर सकती हैं, वो निर्दलीय हो तो या उनकी पार्टियों का हो। इसमें सबसे बड़ा रोल तो पार्टीज का ही है। अभी क्या दिक्कत है, हमारी समस्या ये हो गई है कि अब हम औरतों को अक्सर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, अच्छा आदमी उसे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। उसका कारण ये है कि जब हम देखते हैं कि कौन जीतेगा, चुनाव आज नैतिकता का प्रश्न नहीं है। हो सकता है कि कोई अच्छा दल हो और ये कहे कि भाई हम हार जाएंगे लेकिन हम अच्छे ही आदमी लाएंगे, तो उससे तो ये होगा कि वो तो आउट ऑफ पावर हो जाएगा, वो विपक्ष में भी नहीं आएगा। उसका कारण यह है कि जब जीतने के लिए मसल पावर चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, पैसा चाहिए और प्रभाव चाहिए। प्रभाव में जो हमारी लिगेसी है, जो एक विरासत चली आती है, या बहुत सारा पैसा चाहिए, तो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। लोकतंत्र का तो मतलब ही बदल गया है ना। लोकतंत्र लाया किस लिए गया था? लोकतंत्र को जब स्थापित किया गया तो उसका अर्थ अलग था, लेकिन आज तो अर्थ का अनर्थ हो चुका है। देखिए, ऐसा है, किसी भी व्यवस्था में ऐसा होना संभव है। जो एक तंत्र वाले, तानाशाही वाले लोग हैं, वो कितने करप्ट हैं, सारी दुनिया में सारे तख्ते पलटे जा रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं ये कहता हूं कि आप तमाम नेगेटिव्स, आदर्श स्थिति जो भी लोकतंत्र की है वो कहीं भी नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां पैदा होती हैं, क्योंकि लोग छेद करने की कोशिश में लगे रहते हैं। घटिया प्रवृत्तियों के लोग इस दुनिया में हमेशा रहे, और कम लोग हो सकता है कि अच्छी प्रवृत्तियों के हो, ज़्यादा लोग ऐसे हों कि गड़बड़ हो, लेकिन अभी तक तो रूल उन्हीं का रहा है। और हमने तो अभी एक किताब हम संपादित कर रहे थे, तो भ्रष्टाचार पर लेखों का एक संग्रह था। उसमें हमने जाना कि दुनिया में हमने ऐसी देवी भी है, निवृत्ति नाम की एक देवी है जो भ्रष्ट आचरणों के लिए जानी जाती है। हम उसका आह्वान करते हैं जब अवसर होते हैं, तो उनसे कहते हैं कि दूर ही रहिएगा। तो हमारी मुख्यधारा जो है अच्छे की रही है। राम के समय में रावण है, कृष्ण के समय में कृष्ण है, ऐसा नहीं। परंपरा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तृतीय श्रेणी के या निकृष्ट श्रेणी के व्यक्ति हैं और समाज के लिए उचित नहीं है, लेकिन वो रहते हैं, अस्तित्व में वो रहते हैं। लेकिन मुख्य धारा अच्छी हो जाए, ये भी अभी भी मेरा मानना है कि मुख्य धारा में ऐसे लोग न रहें,
तो वो चले भी रहेंगे तो उनके ऊपर अंकुश बना रहेगा। बिल्कुल, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि वो हमारे ऊपर आकर बैठते हैं, वो राज करते हैं, वो उनके हाथ में पावर होती है। यही कमी है, कानून में कमी है, लोगों की सोच में कमी है, लोग शिक्षित नहीं हैं। कहाँ कमी है? सिस्टम में कमी है, क्या कुछ है? इसके ऊपर चर्चा हम अपनी लगातार जारी रखेंगे। अपने तमाम अतिथियों से हम इसके ऊपर सवाल जवाब करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।